28 जून 1914 का वो एक खास दिन था। ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले अगले एम्परर फ्रेंच फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी अपने गाड़ी में बैठकर लोगों की भीड़ से होकर जा रही थी। उन दोनों को एक नए म्यूजियम की इनॉग्रल सेरेमनी को अटेंड करना था, लेकिन अचानक वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि उन दोनों को अपने प्लान को बदलकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन ड्राइवर इस नए प्लान से बिल्कुल अनजान था और इसीलिए उसने म्यूजियम वाले रास्ते की ओर गाड़ी को टर्न कर दिया। लेकिन यहाँ पर किसी को भी ये नहीं पता था कि उसी एक गलत टर्न की वजह से दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ जाएगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे की कहानी आज के इस वीडियो में। इस एक घटना के बारे में अच्छे से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले दुनिया का नक्शा बहुत ही अलग था। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने फॉर्मली बोस्निया और हर्ज़गोविना पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद दोनों ही प्रोविंसेस ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर आ गए। लेकिन बोस्निया एंड हर्ज़गोविना के नज़दीक जो सर्बिया किंगडम थी वो ऑस्ट्रिया हंगरी के शासन से बिल्कुल आज़ाद थी। एक तरफ बोस्निया और सर्बिया के लोगों के बीच रिलेशन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि दोनों ही जगह स्लेव्स लोग रहा करते थे। अब जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर थे वो लोग सर्बिया पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, लेकिन सर्बिया के लोग इस बात के सख्त खिलाफ थे। वो लोग बोस्निया और हर्ज़गोविना के साथ मिलकर अपना एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे, जिसको बाद में यूगोस्लेविया का नाम दिया जाने वाला था। यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर ने एक बार के लिए सर्बिया पर हमला करने का भी सोचा, लेकिन उस समय रशिया सर्बिया के साथ खड़ी थी, जिसके कारण वो लोग हमला करने से पीछे हट गए। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्परर इस बात से वाकिफ थे कि भविष्य में जाकर किसी दिन उन लोगों का युद्ध सर्बिया के साथ जरूर होना है। इसीलिए बैकअप प्लान के तौर पर उन लोगों ने जर्मनी के साथ हाथ मिला लिया। इन्हीं सब अलायंस के बीचों बीच सर्बिया और बोस्निया के कुछ नेशनलिस्ट लोग अपना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाने लगे, ताकि उन लोगों की जो बरसों पुरानी ख्वाहिश है एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की, उसे अचीव कर पाए। शुरुआत में ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो सब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गए और प्रोटेस्ट करने की बजाय वो लोग खून खराबे करने लग गए। इन्हीं सब ऑर्गेनाइजेशंस के बीच एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम था ब्लैक हैंड। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी। ये लोग अपने इंडिपेंडेंट नेशन के ख्वाब को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इस ऑर्गेनाइजेशन के साहस को और भी ज़्यादा बढ़ावा तब मिला जब 19 साल का एक नीदर जवान ग्रेविलो प्रिंसेप ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद भी उसके अंदर इतना साहस था कि वो यूगोस्लेविया बनने के उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के खिलाफ कई सारे प्लान बनाए, बहुत सारे हमले भी किए, लेकिन एक बार के लिए भी ये लोग बदला लेने में सफल नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार 1914 में जाकर इन लोगों को एक खबर मिली कि ऑस्ट्रिया के होने वाले अगले एम्परर फ्रेंच फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी 28 जून को अपने गाड़ी में बैठकर बोस्निया के कैपिटल में एक नए म्यूजियम की इनॉग्रेशन के लिए जाने वाले हैं। ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग वैसे ही फर्डिनेंड को उतना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया के एम्परर बनने के बाद सबसे पहले वही सर्बिया को हड़पने की कोशिश करने वाले थे। तो इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने उस दिन एम्परर और उनके वाइफ को मारने का प्लान बनाया। उन लोगों ने पहले तो एक नक्शा तैयार किया ताकि वो लोग ये पता कर सके कि फर्डिनेंड उस दिन कौन से रास्ते से होकर जाने वाले हैं। इसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि जब फर्डिनेंड से मिलने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी, तब उसी भीड़ में इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 लोग अलग अलग लोकेशन पर खड़े रहेंगे, और जब फर्डिनेंड की गाड़ी लोगों की भीड़ से होकर जा रही होगी तब मौका देखकर इनमें से कोई एक बंदा उनके ऊपर ग्रेनाइट फेंक देगा, और उसके बाद वो तुरंत साइनाइड पिल खाकर पास के बहती हुई नदी में कूद जाएगा। वो लोग नहीं चाहते थे कि गुनहगार पकड़ा जाए और किसी को भी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चले, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद 19 साल का ग्रेविलो प्रिंसेप इस प्लान से उतना सहमत नहीं था, और इसीलिए उसने एम्परर को मारने के लिए अपना एक अलग ही प्लान बना रखा था। तो फाइनली 28 जून को 3 लोग इस प्लान को अंजाम देने के लिए बोस्निया के कैपिटल जा पहुंचे, और वो लोग प्लान के अकॉर्डिंग लोगों की भीड़ में 3 अलग अलग लोकेशन पर खड़े हो गए। जब एम्परर का गाड़ी भीड़ से होकर जाने लगी तब पहला और दूसरा बंदा डर के मारे ग्रेनाइट फेंक ही नहीं पाया। अब सब कुछ तीसरे वाले बंदे के ऊपर था, तो उसने पूरी हिम्मत करके ग्रेनाइट को एम्परर के गाड़ी की तरफ फेंका, लेकिन ग्रेनाइट उन दोनों के ऊपर गिरने की बजाय गाड़ी से टकराकर बाउंस हो गया और साइड में खड़े लोगों के ऊपर जा गिरा। ब्लास्ट के चलते 20 लोग वहीं पर इंजर्ड हो गए।
अब जैसा कि प्लान में था, उसने ग्रेनेड फेंकने के बाद तुरंत साइनाइड पिल खा लिया, लेकिन उस पर पिल का कोई खास असर नहीं हुआ। इसके बाद वो सीधा पास के नदी में जाकर कूद गया, लेकिन पानी कम होने के कारण वहाँ पर भी उसकी जान बच गई। इन सब के बीच पुलिस उस जगह पर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन लोगों ने उसको अरेस्ट कर लिया। इसी के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर अपने प्लान में असफल हो गए। लेकिन यहाँ पर वो लोग अभी भी इस बात से अनजान थे कि ग्रेविलो अभी भी अपने दिमाग में एक खतरनाक प्लान लिए एम्परर का इंतजार कर रहा था। इसी बीच फर्डिनेंड और उनके वाइफ सोफी को एक सिक्योर जगह पर ले जाया गया। वहाँ पर फर्डिनेंड बोस्निया के मेयर से मिले और उनसे शिकायत करते हुए कहा कि हम इतनी दूर से आपके शहर आए हैं और आपने हमारा स्वागत बारूद और विस्फोट से किया, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। अब इसके बाद थोड़ा समय वहाँ ठहरने के बाद फर्डिनेंड को एक खबर मिलता है कि उस धमाके में 20 लोग इंजर्ड हो गए थे और वो लोग अभी हॉस्पिटल के बेड पर है। ये खबर सुनते ही फर्डिनेंड ने फौरन डिसाइड किया कि वो पहले उन पेशेंट्स को मिलने हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन इस वक्त प्लान में हुए चेंज के बारे में उनके ड्राइवर को नहीं पता था। तो फर्डिनेंड और सोफी अपनी गाड़ी में बैठे और ड्राइवर उनको अपने डेस्टिनेशन की तरफ ले जाने लगे। कुछ समय सीधा ड्राइव करने के बाद ड्राइवर ने उस म्यूजियम वाले रास्ते की ओर अपनी गाड़ी को टर्न किया। इस पॉइंट पर किसी को भी नहीं पता था कि ग्रेविलो उसी म्यूजियम वाले रास्ते पर अपना पिस्तौल लिए एम्परर का इंतजार कर रहा है। जब फर्डिनेंड ने ड्राइवर को प्लान में हुए चेंज के बारे में बताया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक उनकी गाड़ी ग्रेविलो के एकदम नज़दीक पहुंच चुकी थी। ग्रेविलो ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और फर्डिनेंड और सोफी पर गोली चला दी, जिसके बाद उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्परर गुस्से से बौखला गए और सीधा सर्बिया पर हमला कर दिया। रशिया, जो कि पहले से ही सर्बिया के साथ थे, वो भी ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट युद्ध में खड़े हो जाते हैं। जर्मनी ने पहले ही ऑस्ट्रिया हंगरी को वादा किया था कि अगर भविष्य में ऐसा युद्ध कभी छिड़ जाता है तो वो लोग उनका ही साथ देंगे, और इसीलिए जर्मनी रशिया और सर्बिया के खिलाफ खड़े होकर ऑस्ट्रिया का ही साथ देता है। इसके बाद फ्रांस भी रशिया का साथ देकर जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध शुरू कर देते हैं। बाद में जाकर इस युद्ध में ओटोमन एम्पायर भी जुड़ जाते हैं। ओटोमन एम्पायर का पहले से ही फ्रांस और रशिया के साथ रिलेशन उतना ठीक नहीं था, इसीलिए वो लोग जर्मनी और ऑस्ट्रिया का ही साथ देते हैं। बाद में जाकर परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ गई कि अब इस युद्ध में यूएसए, यूके और जापान भी जुड़ गए और देखते ही देखते दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। 4 सालों तक लगातार लड़ा गया इस युद्ध में 10 मिलियन मिलिट्री पर्सनल और 7 मिलियन सिविलियंस की डेथ हो गई। 21 मिलियन से भी ज़्यादा सोल्जर्स इंजर्ड हो गए और फाइनेंशियल लॉस तो कई बिलियन डॉलर्स तक चली गई। अब ये बात सही है कि किसी भी बड़े इवेंट के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इस बात को भी मानना होगा कि अगर उस दिन ड्राइवर ने वो गलत टर्न नहीं लिया होता तो नतीजा वर्ल्ड वॉर तक नहीं पहुंचता। वैसे अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो।